हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काईपैड एजू में। फ्रेंड्स, आज हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो को देखा है, उसमें हमने अरबी आक्रमण के विषय में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो वीडियो जा कर के देखें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। यदि आप पहले उस वीडियो को देखते हैं और फिर इस वीडियो को देखते हैं तो आप देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे और काफ़ी अच्छे से आप अपना कॉन्सेप्ट बना पाएंगे, जिससे कि आपको इजी रहेगा एग्ज़ाम्स के लिए। तो मेरा आग्रह है आपसे कि पहले आप उस वीडियो को जा कर के देखें। और दोस्तों, जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली सल्तनत कैसे बना, कौन कौन से वंश इसमें आते हैं और इसे दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। ये सभी चीज़ें आज हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आता है गुलाम वंश, इसके बाद आता है खिलजी वंश, और एक एक करके हम इन सभी वंश को पढ़ेंगे, क्योंकि ये वंश अत्यधिक महत्वपूर्ण है भारत के मध्यकालीन इतिहास में। तो आइए गुलाम वंश से शुरुआत करते हैं। गुलाम वंश शासनकाल का समय रहता है 1206 से 1290 तक, और गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का एक दास था। आगे चलते हैं दोस्तों। खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चलता है, और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं जलालुद्दीन खिलजी। तीसरा वंश जो आता है दिल्ली में वो है तुगलक वंश। 1320 से स्टार्ट होता है और 1414 तक चलता है, और संस्थापक रहते हैं गयासुद्दीन तुगलक। और यह वह वंश है जो सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर अपना शासन चलाता है या शासन करता है। इसके बाद आता है सैयद वंश 1414 से 1451 तक, और खिज्र खां इसका जो है संस्थापक है। सैयद वंश के बाद आता है लोधी वंश 1451 से 1526 तक, और इसके संस्थापक हैं बहलोल खान लोधी या बहलोल लोधी। तो इन 5 वंश को हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे, और पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गुलाम वंश, जिसकी शुरुआत होती है 1206 से 1290 तक यह शासन करता है। तो गुलाम वंश के संस्थापक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। यह प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान भी इनको कहा जाता है। तुर्क सुल्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तुर्क थे, इसीलिए तुर्क सुल्तान कहा जाता है। और ममलूक सुल्तान भी इनका एक नाम है जिनसे इन्हें पुकारा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का एक दास था। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का एक दास था और तुर्क जनजाति से था। गुलाम वंश के जितने भी सुल्तान रहे हैं सभी स्वतंत्र माता पिता की संतान थे, अर्थात वे एक वंश के नहीं थे। उनके सभी के माता पिता अलग अलग थे। किसी भी राजा का बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है, तो ऐसा गुलाम वंश में कोई भी नहीं था। आगे चलते हैं। गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कराया। जब गौरी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद वह अपना राज्याभिषेक कराता है, किंतु उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने अपने आप को मलिक और सिपह सलार ही बनाए रखा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गौरी का एक दास था। उसने कभी भी अपने को सुल्तान की उपाधि से नवाजा नहीं। उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब 1206 में राज्याभिषेक कराता है तभी गुलाम वंश की नींव पड़ती है और यह शासन करता है लाहौर से, लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। ऐबक ने कई ऐसे काम किए हैं जिससे कि उसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया था। जैसे कि उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, इसे आप कई जगह पर पढ़ेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, 2.5 दिन हो 2.5 दिन हो, इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ही उत्तर होगा। तो इन 2 मस्जिदों का निर्माण इसने कराया था। ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण भी आरंभ कराया था। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही आरंभ कराया था। हालांकि बाद में इसमें कुछ क्षति पहुंचती है और 1-2 शासक और हैं जैसे कि इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, इन सब का योगदान भी कुतुब मीनार में है। लेकिन कुतुब मीनार के निर्माण आरंभ की जब बात होगी तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। अधिक दान करने के कारण प्रजा उसे लाख बख्श पुकारा करती थी। यह बेहद उदार प्रवृत्ति का था और धार्मिक प्रवृत्ति का था और दान वगैरह ये जो है करता रहता था, जिससे इसकी प्रजा इसे लाख बख्श के नाम से पुकारा करती थी। इसका एक और नाम कुरान ख्वां भी था, क्योंकि यह बहुत सुरीले स्वर में बचपन से ही कुरान को पढ़ा करता था, इसीलिए इसका नाम कुरान ख्वां भी पड़ गया था। एक बार कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेल रहे थे और चौगान खेलने के इसी क्रम में कुतुबुद्दीन ऐबक अपने घोड़े से गिर जाते हैं। चौगान खेलते हुए गिरने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो लाइन है इसको बड़े ध्यान से पढ़ें, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है कि चौगान खेलते हुए किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो इसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक और इसे लाहौर में दफनाया गया था। इसके बाद इसका पुत्र आराम शाह अयोग्य शासक था, उसको अपदस्थ किया जाता है। और इसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक शासन करता है और यह भी तुर्क जनजाति का था, लेकिन यह इलबरी जनजाति का था। ऐबक का दास होने के कारण इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाने का कारण था कि गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था। भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है। बगदाद के खलीफा ने 1229 में उसे सुल्तान तथा सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। बगदाद के खलीफा को आप धीरे धीरे हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहेगा मध्यकालीन भारत में। आप देखेंगे कि कैसे इनसे लोग इजाज़त लेते हैं और ये उन्हें उपाधियों से नवाजते हैं और किस किस तरीके से सारा क्रम घटता है, ये पूरा हम जानेंगे आगे। 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बगदाद के खलीफा का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल इस में रहेगा मध्यकालीन भारत में। तो 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जिससे वह वैध सुल्तान बन गया। खिलअत का मतलब होता है इजाज़त, को चेक कर लीजिएगा एक बार। खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इल्तुतमिश दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था और कई जगह पर आप ये देखेंगे कि इल्तुतमिश को प्रथम सुल्तान भी दिल्ली सल्तनत का माना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, जिस वजह से इल्तुतमिश को दिल्ली का पहला सुल्तान भी माना जाता है। या कई बुक्स ऐसी हैं जिनमें इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक और दिल्ली का पहला सुल्तान बताया गया है।
तो प्रथम मुस्लिम शासक जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया और उसके स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ऐवाज ने भी इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। दोस्तों, एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेगा कि हिसामुद्दीन ऐवाज की जगह किस शासक को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था, तो आप बताएंगे कि मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। एसएससी हो, आपका रेलवे हो, आपका यूपीपीएससी हो, यूके ट्रिपल एससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, आपका यूपीएससी हो, सभी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है। तो इसका सीधा सा आंसर होगा कि इल्तुतमिश वह सुल्तान है जिसने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप बहुत ही बारीकी से देखें और पढ़ें। इल्तुतमिश ने ही 2 सिक्के, चांदी का टंका व तांबे का जीतल चलाया था। अभी अगर आपने हाई कोर्ट का आरओ का एग्ज़ाम दिया हो तो आपको ये पता होगा कि तांबे का जीतल एक क्वेश्चन था जो पूछा गया था कि जीतल क्या है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो कॉइन्स वगैरह से, सिक्कों से जुड़े रहते हैं, इनको भी आप अच्छे से पढ़ें। तो चांदी का टंका व तांबे का जीतल चलाया था वो इल्तुतमिश ने ही चलाए थे। इल्तुतमिश ही वह शासक था जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाना आरंभ किया। तो सिक्कों पर टकसाल का नाम भी लिखा जाता था और इल्तुतमिश ने कई टकसाल भी स्थापित कराई थी। मंगोल चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया। चंगेज खां से घर के बाद ख्वारिज़्म शाह का पुत्र मंगबर्णी रक्षार्थ हेतु भारत आया, परंतु चंगेज खान ने एक संदेश अपने दूत की सहायता से भेजा कि वह मंगबर्णी की सहायता न करे। चंगेज खान से हार के बाद, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है दोस्तों, घर की जगह यहाँ पर हार होगा। चंगेज खान जब ख्वारिज़्म को हरा देता है या पराजित कर देता है तो उसका पुत्र रक्षार्थ हेतु भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आता है और भारत में प्रवेश कर जाता है, और उसके साथ ही उसका पीछा करते हुए चंगेज खां भी आता है और अपने एक दूत को इस संदेश के साथ भेजता है कि इल्तुतमिश मंगबर्नी की सहायता न करे। इल्तुतमिश मंगबर्नी की सहायता करने से मना कर देता है। जब मंगबर्नी इल्तुतमिश से सहायता की मांग करता है तो इल्तुतमिश उसको मना कर देता है और मंगबर्नी यहाँ से चला जाता है, और इस प्रकार मंगोल आक्रमण से बचने के क्रम में इल्तुतमिश की जीत हो जाती है यहाँ पर, और मंगोली खतरा यहाँ पर टल जाता है इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश न्यायप्रिय शासक था। उसने कुशल न्याय व्यवस्था प्रदान करने के लिए अमीरदाद नामक अधिकारी नियुक्त किए। अमीरदाद आप समझ सकते हैं कि कानून से संबंधित, इसको आप समझ सकते हैं। इक्ता प्रणाली को स्थापित करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को जाता है। इक्ता प्रणाली ये भी अक्सर पीसीएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। इक्ता प्रणाली को स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि इक्ता प्रणाली को स्थापित किसने किया, तो इसका जवाब आप दे सकते हैं इल्तुतमिश।
इब्ने बतूता इल्तुतमिश के शासन का वर्णन इस प्रकार करता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थीं, जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थीं। तो दोस्तों, दो मूर्तियां शेरों की संगमरमर की लगवाई गई थी, जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थीं। जो भी आदमी न्याय की मांग करने सुल्तान के दरवाजे पर पहुंचता था, वो उन घंटियों को बजाकर न्याय की मांग कर सकता था। तो इस प्रकार न्याय की मांग उस समय के लोग किया करते थे, जिनको बजाकर कोई भी न्याय की मांग कर सकता था, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है। इक्तेदार से प्राप्त राजस्व में से अपना वेतन तथा प्रशासनिक व सैनिक खर्च निकालकर शेष रकम को राजकोष में जमा करता था और इस शेष रकम को ही फवाजिल कहते थे। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फवाजिल क्या है। ये पीसीएस का क्वेश्चन है कि फवाजिल क्या है, और यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो इक्तेदार जो होता था, जितना भी राजस्व वह अपने क्षेत्र में इकट्ठा करता था, उसमें से वह अपने लिए प्रशासनिक और सैनिक खर्च निकालने के बाद कुल राजस्व में जो हिस्सा बचता था उसको वह राजकोष में जमा करा देता था, और इसी शेष रकम को, जिसको वह राजकोष में जमा कराता था, इसे ही फवाजिल कहते थे। कुतुबुद्दीन के समय शुरू कराया गया कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। जैसा कि मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में बताया कि कुतुब मीनार का निर्माण का आरंभ कराता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसको पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश इसके बचे हुए कार्यों को पूरा करा देता है। इल्तुतमिश ने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के मकबरे का निर्माण करवाया था। यह भारत में बनने वाला पहला मकबरा था। इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का इंतकाल, या फिर आप कह लीजिए कि मृत्यु, उसी के समय में हो जाती है जिस पर वह उसका मकबरा बनवाता है, और यह भारत में बनने वाला पहला मकबरा था। इसके बाद बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश ही कराता है। मिन्हास उस सिराज अपनी प्रसिद्ध कृति तबकात ए नासिरी सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित करता है। तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना की। तो इल्तुतमिश वह शासक है जिसने तुर्कान ए चहलगामी 40 अमीरों का एक दल, इसको आप बोल सकते हैं, जिसको तुर्कान ए चहलगामी की संज्ञा दी गई है, और इसकी स्थापना करता है इल्तुतमिश। और तुर्कान ए चहलगामी एक महत्वपूर्ण संस्था बन जाएगी। जैसे जैसे आप इतिहास में आगे की ओर बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि तुर्कान ए चहलगामी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाएगी सुल्तान बनाने में और सुल्तानों के शासन चलाने में, और कहीं ना कहीं सुल्तान की पावर को टेक ओवर करने का काम भी तुर्कान चहलगामी करेगी। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे तुर्कान चहलगामी अपने रंग दिखाती हैं। तो इल्तुतमिश की पुत्री रजिया होती हैं, और रजिया को वह अपनी मृत्यु से पहले ही उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। रजिया को सुल्तान बनाने में तुर्कान चहलगामी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तुर्कान चहलगामी आगे जैसे जैसे हम इतिहास में बढ़ते जाएंगे, देखेंगे कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका तुर्कान चहलगामी की रहने वाली है, और इसकी शुरुआत हो जाती है रजिया को सुल्तान बनाने में। तुर्कान चहलगामी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1236 में इल्तुतमिश का कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद आती हैं रजिया सुल्तान। बहुत छोटा सा कार्यकाल है, 1236 से 1240 ईस्वी तक। तुर्की इतिहास की पहली और अंतिम शासिका है। तुर्की इतिहास की पहली और अंतिम शासिका है। एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली महिला शासिका कौन है। तो
आप उसका जवाब देंगे रजिया सुल्तान। शासिका बनने पर रजिया ने उद्मत उल निस्वा की उपाधि धारण की। रजिया प्रतिभाशाली तथा सुल्तान के पद के अत्यंत योग्य थी। काफ़ी होनहार थी, योग्य थी, प्रतिभाशाली थी और अच्छी समझ रखती थी राजपाट की भी। कुछ सरदार और इस्लाम समर्थक ने उसे इस्लाम की परंपरा का उल्लंघन करने वाली बताया, क्योंकि रजिया सुल्तान ने जो वेशभूषा जो धारण की थी सुल्तान बनने के बाद, वो वैसी वेशभूषा थी जैसी पुरुष धारण किया करते थे। तो इसीलिए कुछ सरदार और इस्लाम समर्थक उसके खिलाफ हो गए थे। इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया और निरंकुश सुल्तान की भांति व्यवहार किया। इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया। संपूर्ण प्रभुत्व सत्ता को अपने हाथ में रखने का प्रयास किया और साथ ही साथ निरंकुश सुल्तान की भांति व्यवहार करना आरंभ कर दिया। राज्य की शक्ति को सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया, यानी कि जो छोटे अधिकारी थे या जो भी अधिकारी उसके समय के थे, उसने उनसे संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में केंद्रित करने का प्रयास किया था। रजिया को सत्ता से बाहर करने में तुर्की सरदारों का हाथ था। रजिया को सत्ता से बाहर करने में भी तुर्की सरदारों का हाथ था, क्योंकि मैंने आपको पहले जो बताया कि कुछ इस्लाम के समर्थक उसके खिलाफ हो गए थे, उसके तौर तरीक़ों से नाराज़ हो गए थे। इसीलिए तुर्कियों का ही हाथ था कि उसे सत्ता से बाहर कर दिया जाए। तत्कालीन भटिंडा गवर्नर मलिक अल्तुनिया, इस नाम को याद कर लीजिएगा, मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से बाहर कर दिया गया। तो ये कैसे संपन्न होता है? रजिया जब भटिंडा की ओर अपना अभियान चलाती है और उस क्रम में वह भटिंडा की ओर जाती है अपनी सेना के साथ, तो दूसरी ओर दिल्ली पर कुछ तुर्क षड्यंत्र करके उसके भाई को सुल्तान बना देते हैं। इस प्रकार वह सुल्तान के पद को खो देती हैं, एक तरीके से कहा जाए तो। इसके बाद आते हैं 1240, क्योंकि 1240 में रजिया सुल्तान का शासन खत्म हो जाता है और मुइजुद्दीन बहराम शाह को सुल्तान बना दिया जाता है। इसका कार्यकाल उससे भी छोटा, यानी कि मात्र 2 वर्ष, 1240 से 1242 तक। रजिया सुल्तान का भाई था मुइजुद्दीन बहराम शाह। तुर्की सरदारों ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर मुइजुद्दीन को सुल्तान बनाया था। जब वह अपने भटिंडा अभियान पर थी तो धोखे से उसके पीछे से मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया जाता है ना। और इसके कार्यकाल, मुइजुद्दीन बहराम शाह के कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। एक नए पद का सृजन किया जाता है जिसका नाम है नायाब ए ममलिकात। इसकी सलाह पर सुल्तान को काम करना था। बहुत इम्पोर्टेंट यह पद रहेगा और कहीं ना कहीं पावर्स का, शक्ति का इसमें खेल होगा और देखना आप, इसमें आपको मज़ा आएगा पढ़ते हुए। इस पद के व्यक्ति के पास सुल्तान की सभी शक्तियाँ थीं, यानी कि सभी शक्तियाँ नायाब ममलिकात के पद पर जो व्यक्ति बैठता था उसके पास सुल्तान की सभी शक्तियाँ थी और सुल्तान को उसके सलाह पर ही कार्य करना था। मंगोल आक्रमण के कारण बहराम शाह की हत्या हो जाती है और इसी क्रम में मंगोल आक्रमण कर देते हैं और बहराम शाह को मार दिया जाता है या उसकी हत्या कर दी जाती है। साथ ही साथ अलाउद्दीन मसूद शाह को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। अब अलाउद्दीन मसूद शाह आता है 1242 से 1246 तक। 4 साल का शासन है
और कोई भी महत्वपूर्ण घटना इसके समय में नहीं घटती, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम केवल वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं और उनको ही हम रिपीट करेंगे बार बार। दोस्तों, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत बन जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें आप 2-3 बार में करके याद कर लेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी आसानी रहेगी। तो आइए चलते हैं। नसीरुद्दीन महमूद बनते हैं 1246 से 1265 के बीच। एक अच्छा कार्यकाल इनका रहेगा। बलबन ने सुल्तान बनने में सहायता की थी। नसीरुद्दीन महमूद की बलबन सहायता करता है। एक ऐसा सुल्तान जो टोपी सीलकर अपनी जीविकोपार्जन करता था। तो नसीरुद्दीन महमूद जो था वो टोपी को सीलता था और उसको बाजार में जा कर के बेचता था और उससे ही वह अपनी जीविका चलाता था। अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था, अत्यधिक उदार प्रवृत्ति का था नसीरुद्दीन महमूद। इसीलिए शायद बलबन ने इसे सुल्तान बनाया था, क्योंकि गद्दी पर तो नसीरुद्दीन महमूद को बिठा दिया है, लेकिन पूरी सत्ता जो चला रहा है इस समय वह है बलबन। बलबन ने काफ़ी अनुभव प्राप्त कर लिया था यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, और उसने नसीरुद्दीन महमूद को इसीलिए सुल्तान बनाया था क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद काफ़ी उदार प्रवृत्ति का था। कुरान की नकल कर उसकी प्रतिलिपि को बाजार में स्वयं बेचा करता था। तो नसीरुद्दीन महमूद जो था, मैंने जैसे कि बताया कि वह धार्मिक प्रवृत्ति का था, तो वह कुरान को पढ़ता रहता और कुरान की नकलें जो है तैयार करता रहता और उनकी प्रतिलिपि को स्वयं जाकर बाजार में बेचा करता था। इसके बाद 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन से किया और इसी समय बलबन को उलुग खां की उपाधि और नायाब ममलिकात का पद प्राप्त हुआ। कई लोगों का मानना है कि नायाब ममलिकात जो पद है वह वजीर है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। अपनी पुत्री का विवाह बलबन जब करा देता है तो उसी समय उलुग खां की उपाधि को धारण करता है और एक नायाब ममलिकात जैसा महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लेता है। 1266 ईस्वी में सुल्तान नसीरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि उसकी हत्या करा दी जाती है, या फिर कुछ का मानना है, कुछ इतिहासकार का ऐसा भी मानना है कि उसकी जो है बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो अब नया सुल्तान जो बनेगा 1266 से 1286 तक एक अच्छा कार्यकाल, बड़ा कार्यकाल जो रहता है। इससे पहले के जितने भी आपने 3 से 4 सुल्तान के विषय में पढ़ा उनका बहुत छोटा कार्यकाल था। रजिया सुल्तान के बाद से जितने भी सुल्तान बनते हैं सभी का छोटा छोटा कार्यकाल था, लेकिन अभी गयासुद्दीन बलबन जब आता है तो बहुत अच्छे से शासन को चलाता है। गयासुद्दीन के विषय में अब हम पढ़ेंगे। गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो इसको आप याद करें, ये बहाउद्दीन था। यह भी इल्तुतमिश की भांति एक इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश ने इसे ग्वालियर जीत के बाद खरीदा था। तो यह एक दास था इल्तुतमिश का, जिसे इल्तुतमिश ने ग्वालियर जीत के बाद खरीदा था। इल्तुतमिश के शासनकाल में खसदार के पद पर रहा था। रजिया के शासनकाल के आते आते इसे अमीर ए शिकार का पद प्राप्त हुआ और इसके बाद बहराम शाह जो रजिया के बाद आता है उसके समय में यह अमीर ए आखूर के पद पर रहा। इतने पदों पर रहकर उसने शासन का अच्छा अनुभव प्राप्त कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उसने काफ़ी अनुभव प्राप्त कर लिया और इसीलिए उसने नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया था। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा कि रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो बलबन वह शासक है जिसके द्वारा रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी। रक्त और लौह की नीति में क्या था कि जो भी कोई विरोधी था या विरोध करता था सुल्तान का या उसके शासन का, उसको उसकी हत्या कर दी जाती थी और उसके
जो आश्रित होते थे उनको गुलाम बना लिया जाता था। जैसे कि उसका कोई बेटा बेटी या उसकी पत्नी, उसको गुलाम बना लिया जाता था। तो ये थी रक्त और लौह की नीति। इसके बाद तुर्कान चहलगामी का शक्तिशाली सदस्य था। तुर्कान चहलगामी में सभी अमीर रहते थे, 40 अमीर इसमें होते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह के समय अमीर ए हाजिब नामक अधिकारी इसको बना दिया गया था। नसीरुद्दीन महमूद के समय नायाब ममलिकात जैसे महत्वपूर्ण पद को प्राप्त कर लेता है और तुर्कान चहलगामी को इसके बाद समाप्त कर देता है, क्योंकि इसने काफ़ी लंबा एक दौर देखा जिसमें नायाब ममलिकात कैसे सुल्तानों को बनाते थे और कैसे उन्हें गद्दी से उतार देते थे। तो इसी की वजह से इसने तुर्कान चहलगामी को समाप्त किया, ताकि इसके साथ ऐसा न हो सके कि किसी और को इसकी जगह पर सुल्तान वो 40 अमीर मिलकर के बना दें। तो इसी के चलते इसने तुर्कान चहलगामी को समाप्त कर दिया था। फारस के वीरों से प्रभावित होकर अपने राजनीतिक आदर्श बलबन ने निर्मित किए थे। वह फारस के वीरों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उन्हीं के आदर्शों को उसने अपने शासनकाल में लागू भी किया था। इसके बाद आ जाता है राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और साथ ही राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयास यह करता है। राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, ईरानी परंपराओं को अपने दरबार में स्थान दिया। सिजदा और पैबोस या पाबोस भी आप कई जगह पर पढ़ेंगे, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। कई जगह आपको पैबोस लिखा मिलेगा और कई जगह आपको पाबोस लिखा मिलेगा। सिजदा का अर्थ होता है लेटकर अभिवादन करना और पाबोस या पैबोस का अर्थ होता है सुल्तान के चरण को चूमना। फारसी त्यौहार नौरोज को शानो शौकत से मनाने की परंपरा की शुरुआत इसने की थी। इल्तुतमिश ने कई उपाधियां भी धारण की है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर बलबन है। बलबन ने कई उपाधियां भी धारण की, जैसे उलुग खां, नियामत ए खुदाई, ईश्वर का प्रतिबिंब, जिल्ले इलाही, ईश्वर का प्रतिबिंब। मंगोल सेना से मुकाबले के लिए एक सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की और इसका प्रमुख या सेना मंत्री इमादुल मुल्क को बनाया। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दीवान अर्ज की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे कि दीवान अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित है, तो दीवान अर्ज जो है वो सैन्य विभाग से संबंधित है। इमादुल मुल्क को वजीर के नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी ना हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस समय वजीर ही सभी सैन्य जितने भी सैनिक होते थे और भी जितने अधिकारी होते थे सभी को वेतन जो मिलता था वजीर के द्वारा दिया जाता था। लेकिन इमादुल मुल्क को बलबन ने वजीर के नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी न हो। बलबन ने बरीद ए मुमालिक विभाग की स्थापना की गुप्त षड्यंत्र से निपटने के लिए, क्योंकि जो अमीर उस समय के थे वो सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे और षड्यंत्र रचते थे, और षड्यंत्र रचने के क्रम में सुल्तान को उनकी गद्दी से हटा दिया जाता था। तो इस सब षड्यंत्रों से निपटने के लिए उसने बरीद ए मुमालिक विभाग की स्थापना की थी। 1287 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कैकुबाद सुल्तान बनता है। कैकुबाद जो है बलबन का ग्रैंडसन होता है। आगे चलते हैं। कैकुबाद लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता है और बीमारी के कारण उसकी भी मृत्यु जल्द ही हो जाती है। कैकुबाद के बाद उसका पुत्र शमशुद्दीन क्यूमर्स राजगद्दी पर बैठता है, जो कि ग्रेट ग्रैंडसन है बलबन का, जिसे आप हिंदी भाषा में कह सकते हैं कि पड़पोता है बलबन का, शमशुद्दीन क्यूमर्स। तो शमशुद्दीन क्यूमर्स कैकुबाद का पुत्र था और गुलाम वंश का अंतिम शासक था।
अल्पवयस्क था, मात्र 4 वर्ष इसकी आयु थी और इसी का फ़ायदा उठाकर जलालुद्दीन खिलजी, जो कि महत्वपूर्ण पदों पर रहता है गुलाम वंश में, क्यूमर्स की हत्या कर देता है, उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है और सल्तनत का शासक बन जाता है। इस तरह गुलाम वंश का यहाँ पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आज आपने पूरा गुलाम वंश अच्छे से पढ़ लिया है। इसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आप इजीली लगा पा रहे हैं, अच्छे से बना पा रहे हैं। तो इसी प्रकार आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। अभी तक आपने काफ़ी प्यार दिया है, आगे भी आप प्यार देते रहिएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।